Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज की क्लास, आज का लेक्चर, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे नम्स एमडी कैट को, और आज जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ नम्स एमडी कैट 2020. ठीक है, तो नम्स एमडी कैट 2020 को डिस्कस करेंगे और उसके सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे. तो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच क्लास. अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, सही है. बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बॉडी में एक चेंज आ रहा है, दिस इज स्टिमुलस. अब होगा ये कि चेंज आया, बॉडी एक ऐसा मैकेनिज्म स्टार्ट करेगी जिस मैकेनिज्म के नतीजे में इस चेंज को यानी कि इस टेम्परेचर को कम किया जाएगा एंड दिस इज द नेगेटिव फीडबैक. आप स्टिमुलस की इंटेंसिटी को कम कर रहे हो, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? दिस इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास मेमिलिया. ठीक है, मेमिलिया के अंदर ये आपको बेसिकली देखने को मिलेगा. ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड. अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द फंक्शन ऑफ पैपिलरी मसल इज टू. अब ये पैपिलरी मसल्स क्या होते हैं? देखो, लेट्स सपोज ये हार्ट की वॉल है, वेंट्रिकल है, इसके अंदर कुछ इस तरह से मसल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द पैपिलरी मसल्स. ये इन स्ट्रिंग्स को होल्ड करते हैं, दे आर कॉल्ड द कॉर्डे टेंडिनी. और बेसिकली ये कॉर्डे टेंडिनी फिर इस तरीके से वाल्व के साथ जो है वो जुड़ा होता है. तो अब होता ये कि बेसिकली ये कॉर्डे टेंडिनी जाके जुड़ता है नीचे पैपिलरी मसल से. अब इस कॉर्डे टेंडिनी को पैपिलरी मसल से जोड़ने का ताल्लुक क्या है, क्यों करना है ये काम? तो देखो, होता ये कि वाल्व के अंदर हम ये चाहते हैं कि एक दफ़ा ब्लड आ जाए तो ब्लड पीछे ना जाए, तो वाल्व इसके काम आता है. बेसिकली ये पैपिलरी मसल्स कॉर्डे टेंडिनी को जोड़ते हैं और कॉर्डे टेंडिनी अल्टीमेटली इस वाल्व को पकड़ के रखता है. अगर ये पैपिलरी मसल ना हो तो क्या होगा? कॉर्डे टेंडिनी को पकड़ा नहीं जाएगा और ब्लड पीछे की तरफ बैक फ्लो करेगा. तो इसका मतलब है कि पैपिलरी मसल का काम है बैक फ्लो को रोकना. कहाँ से? वेंट्रिकल में. पैपिलरी मसल्स आपको वेंट्रिकल्स में मिलते हैं, तो बैक फ्लो को रोकना इज द मेन फंक्शन. मूव ब्लड फ्रॉम सेमील्यूनर वाल्व इनटू द पल्मोनरी वेन, नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है. अब मूव ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, अगेन कोई ताल्लुक नहीं है. मूव पुश द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू एओर्टा, अगेन कोई ताल्लुक नहीं है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सही है, आगे बढ़ते हैं. अब अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है करेक्ट पाथवे फॉर फ्लो ऑफ द ब्लड. ठीक है, अब ये जो है ना वो आपको सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर एक पूरा चार्ट मिलेगा जिसके अंदर आपको नजर आएगा. लेट्स सपोज दिस इज द आर्टेरियोल. आर्टेरियोल से निकलता है आपके पास मेटा आर्टेरियोल, सही है. मेटा आर्टेरियोल से निकलते हैं फिर थ्रोफेयर चैनल्स, सही है. थ्रोफेयर चैनल से फिर आगे आपके पास आ जाती है कैपिलरीज, सही है. कैपिलरीज आ जाएंगी और फिर अल्टीमेटली फिर आगे जो है वो सारा सिस्टम चल रहा होता है. तो पाथवे पूछ रहा है आर्टेरियोल, मेटा आर्टेरियोल, थ्रोफेयर चैनल्स एंड कैपिलरी. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सिंपल, ये बुक का एक चार्ट है, उसके अंदर आपको पूरा पाथवे नजर आएगा. सही है. अब आ जाओ आगे. आगे आपसे कह रहा है इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय. पहले तो ये समझना जरूरी है इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है. ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है. कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है स्टमक में, सेल्स होते हैं एंड दे आर गोइंग टू सिक्रीट दैट इंट्रिंसिक फैक्टर. स्टमक के अंदर से स्टमक में रिलीज हो रहा होता है. स्टमक इज द राइट आंसर. बहुत आसान है, सही है. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. कह रहे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू दी. गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? प्लांट्स के अंदर कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड द गार्ड सेल्स. इन गार्ड सेल्स के दरमियान ये जो स्पेस है ना, दिस इज कॉल्ड द स्टोमेटा. इस स्टोमेटा के जरिए बेसिकली गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सही है. मूविंग फॉरवर्ड. अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन द प्लांट टेक प्लेस थ्रू. आसान जबान में फूड की ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? ट्रांसलोकेशन इज द फूड ट्रांसपोर्ट. वाटर की ट्रांसपोर्ट को आप क्या कहते हो? एसेंट ऑफ सैप. ठीक है, एसेंट ऑफ सैप कहते हो, बट यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसलोकेशन की. और ये जो ट्रांसलोकेशन है ना, ट्रांसलोकेशन, ये ट्रांसलोकेशन कौन करता है? फ्लोएम करता है. सही है, फ्लोएम करता है. अब फ्लोएम के अंदर भी दो तरह की मेनली सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स
और कंपेनियन सेल्स। अब होता क्या है कि आपको कुछ इस तरह के सेल्स नजर आते हैं सिलिंड्रिकल, एंड दे आर कॉल्ड द सीव ट्यूब सेल्स। ठीक है, इसी तरीके से ये एक सीव ट्यूब सेल है। इनके बराबर में आपको नजर आएंगे कंपेनियन सेल्स। ये जो कंपेनियन सेल है ये सीव ट्यूब सेल्स की मदद करते हैं, और बेसिकली जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है वो ये सीव ट्यूब सेल्स करते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी, सही है। वेजल्स और ट्रेकियाइड्स जो है वो पार्ट है जाइलम का। जाइलम किसके अंदर आता है? वाटर की ट्रांसपोर्ट के अंदर, सही है। इसका मतलब है करेक्ट आंसर आपके पास सीव ट्यूब सेल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द ओनली वे इन द ह्यूमन बॉडी कैरिंग 68% ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि एक वाहिद वेन ऐसी है, वेन नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, लेकिन एक वाहिद वेन है जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, एंड दैट इज नथिंग बट पल्मोनरी वेन। हमें पता है कि आपके पास वेन ब्लड लेकर आती है हार्ट में, सही है। अब पल्मोनरी वेन लंग से हार्ट में ब्लड लेकर आ रही है, तो लंग से लेकर आ रही है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और हार्ट में आ रहा है तो अगेन फिर ये हार्ट से फिर आगे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे कहता है द सेल्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी डेवलप करने के अंदर। तो देखो मोनोसाइट्स ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, न्यूट्रोफिल्स ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटिलेट्स की बात हो रही, क्लॉटिंग करते हैं। लिम्फोसाइट इज द राइट आंसर, क्योंकि लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आते हैं, दोनों जो है वो आपके पास इम्यूनिटी डेवलप कर रहे होते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव द हाईएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड, सबसे ज्यादा प्रेशर। तो भाई हार्ट से जो आर्टरी निकलेगी, जाहिर सी बात है आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। हार्ट से जो आर्टरी निकलती है उसके अंदर जाहिर सी बात है जो ब्लड है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ऊपर जा रहा है, तो दैट इज द प्रेशर जो हार्ट बेसिकली जनरेट कर रहा है, वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, एंड दिस इज नथिंग बट द एओर्टा। वेना केवा के अंदर इतना प्रेशर नहीं होता, एओर्टा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ऑटो इम्यून डिजीज एक्ट एट द प्रिंसिपल ऑफ। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? वो होता है ना अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी बॉडी ही आपकी बॉडी के सेल्स पे हमला करेगी, यानी कि अपना ही दुश्मन बन गया है। मेरी बॉडी सेल्फ किसको मार रही है? अपनी ही बॉडी को मार रही है, यानी कि सेल्फ वर्सेस सेल्फ है। मेरी बॉडी अपनी बॉडी के खिलाफ लड़ रही है, सेल्फ वर्सेस सेल्फ, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। ठीक है, जो भी है, सेल्फ अगेंस्ट एंटीजन नहीं, ये नहीं है। एंटीजन अगेंस्ट सेल्फ नहीं, ये भी नहीं है। एंटीजन अगेंस्ट सेल्फ डिस्ट्रॉयड नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सही है। तो वो इसमें ट्रिक क्या याद रखनी है? अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। मतलब अगर मैं इसे गाने के अंदाज में बताऊं तो इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है यूरिन लीव द किडनी थ्रू अ डक्ट कॉल्ड। अब यूरिन किडनी है, मान के चलते हैं अजीब सी किडनी बन गई, बट इस तरीके से एक ट्यूब निकलती है, एंड दिस इज यूरेटर, सही है। तो यूरेटर के जरिए जो है वो ये यूरिन नीचे जा रहा होता है एक डक्ट के जरिए, दिस इज द यूरेटर। यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सही है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डाइजेशन ऑफ विच फूड कंपोनेंट स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी के अंदर अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट होता है, और ये अमाइलेज काम करता है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। सो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ में, प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक के अंदर, फैट की डाइजेशन आपके पास इंटेस्टाइन में होती है। आंसर इज ऑप्शन सी, सही है। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं इन ह्यूमन गट काइलोमाइक्रॉन्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं? आप लिपिड के ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दो किसकी? प्रोटीन की, सही है। तो दे आर बेसिकली लाइपोप्रोटीन। तो आपके पास फैट एंड प्रोटीन इज द राइट आंसर, सही है। फैट एंड प्रोटीन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगेन बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट बन रहे होते हैं। अब डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा के अंदर। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। सो आंसर इज ऑप्शन डी, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, अगर किसी को नहीं भी आता तब भी वो कर लेगा, मसला नहीं है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। पहले तो ये समझना है ग्लूकागॉन से होता क्या है।
अगर ग्लूकागॉन याद रखना है तो इंसुलिन याद होगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। इंसुलिन क्या करती है, जब भी आप खाना खाते हो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से ये ब्लड से ग्लूकोज को निकाल के डाला जाता है मसल्स में, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। सही है। अब अगर इसका उल्टा देखा जाए तो वो काम है ग्लूकागॉन का, यानी कि जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होगा, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, तो ये वो तमाम चीज़ें करेगी जिससे क्या हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। सही है। अब की क्या करेगी, ऑप्शन ए में कह रहा है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। भाई ग्लाइकोजन तो स्टोर हो रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट क्यों करना है, वो तो स्टोरेज के लिए, वो तो तब होगा भाई मैं पैसे तभी सेव करूंगा ना मेरे पास बहुत होंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्यों कन्वर्ट करना है, ये नहीं होता, ग्लूकागॉन ये नहीं करता। डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ये तो इंसुलिन का काम हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय मसल, अपटेक ऑफ ग्लूकोज मसल के अंदर कौन करवा रहा है, इंसुलिन, तो ये भी रॉन्ग हो गया। कह रहा प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी इन द टारगेट सेल इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के थ्रू काम कर रहा होता है, आंसर इज ऑप्शन डी। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहता है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फ्रेश वाटर एंड मोस्ट ऑफ द मैरीन वर्टिब्रेट्स आर, नॉर्मली जितने भी फ्रेश वाटर्स हैं ऑर्गेनिज्म है और जितने आपके मोस्टली जो मैरीन है वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर वाटर को रेगुलेट करना पड़ता है। ऑस्मो कन्फर्मर्स नहीं होते, ऑस्मो कन्फर्मर आइसोटोनिक टू एनवायरनमेंट इज द सेम टर्म। सही है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में आपसे कहता है इन मैरीन एनवायरनमेंट द आयरन सिक्रीटेड बाय किडनी, कौन सा आयन किडनी सिक्रीट करती है, तो एग्जैक्टली फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये एक लाइन लिखी हुई है कि किडनी डायवैलेंट आयन को जो है वो सिक्रीट कर रही होती है। डायवैलेंट के अंदर अगर आप देखो तो डायवैलेंट में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम नजर आ रहा है, सोडियम के ऊपर एक चार्ज, पोटासियम पे, क्लोराइड पे एक चार्ज, तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कह रहे विच ऑर्गन इज कॉल्ड द थर्मोस्टेट, बॉडी थर्मोस्टेट, बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, थर्मोस्टेट कौन है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस इज द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। सही है, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज कंट्रोल्ड बाय। सही है। अब लूप ऑफ हेनले में सोडियम को कंट्रोल कौन सा आपका बेसिकली हार्मोन कर रहा होता है, तो एल्डोस्टेरॉन इज द राइट आंसर। एडीएच नॉर्मली वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा होता है, ग्लूकोस्टेरॉन नहीं, थायरॉक्सिन नहीं, उसका कोई काम सोडियम से नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। सही है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। कह रहे द मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ द बोन फॉर्मिंग सेल इज कॉल्ड, बोन फॉर्मिंग सेल की बात कर रहा है। बोन फॉर्मिंग सेल वो सेल्स होते हैं जो रैपिडली डिवाइड करते हैं, और जो सेल रैपिडली डिवाइड करते हैं उनके नाम के आखिर में आता है ब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि बोन बना रहे हैं, ऑस्टियो के लिए वर्ड होता है बोन, और सॉरी बोन के लिए वर्ड होता है ऑस्टियो, ऑस्टियोब्लास्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं चीफ मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, प्लांट की सेल वॉल में क्या मौजूद है, सेलुलोज। ठीक है। फंजाई काइटिन, काइटिन भी सेलुलोज है। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको पेप्टाइडोग्लाइकन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या किसके अंदर आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आ जाती हैं। चाहे आपका सेल वॉल ऑफ प्लांट हो गया, फंजाई की सेल वॉल हो गया, पॉलीसैकेराइड इज द राइट आंसर। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है विच टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता और ये स्टोरेज का काम करता है। कौन सा ल्यूकोप्लास्ट लिपिड को स्टोर करता है, तो इलियोप्लास्ट इज द राइट आंसर। माइलोप्लास्ट प्रोटीन, माइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, प्रोटियोप्लास्ट आपके पास प्रोटीन को स्टोर करता है, इटियोप्लास्ट नहीं, याद रखना आपने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच टाइप ऑफ मूवमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज नॉट एनर्जी कंज्यूमिंग, यानी कि कौन सी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो अपने पैसिव ट्रांसपोर्ट की 3 चीज़ें तो नहीं भूलनी थी। वो स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर्स ले रहे होते हैं उनको पता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मैंने एक चार्ट ड्रॉ करवाया हुआ है, और वो चार्ट कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आ जाता है, देन आपके पास जो है वो ऑस्मोसिस आ जाता है, ठीक है, एंड देन आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आ जाता है, FD। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस इज द एग्जांपल ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन। अब जो फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर सेल मेम्ब्रेन की
बिल्कुल पिक्चर बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये सवाल पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें इन्होंने क्या दिखाया कि भाई ये दो लेयर्स हैं फॉस्फोलिपिड की और ये कोलेस्ट्रॉल आपको यहाँ मिलता है, यानी कि दो लेयर्स के दरमियान मिलता है। बिटवीन बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड इज द राइट आंसर। सही है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे फाइबर्स, ये सवाल भी एग्जैक्टली उसी पिक्चर से लिया गया है। कह रहे फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आर अटैच टू। उन्होंने दिखाया कुछ इस तरीके से आपके पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है और उसके ऊपर कुछ इस तरह से आपके क्या लग रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फाइबर्स अटैच हो रहे हैं। सही है, आंसर इज प्रोटीन। सही, प्रोटीन के ऊपर लग रहे हो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। कह रहा है ऑर्गेनील इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और प्लांट सेल वॉल के अंदर हमने पढ़ा कि आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कुछ वेसिकल्स बनते हैं, दे आर गोइंग टू फ्यूज एंड फॉर्म द फ्रेगमोप्लास्ट और सेल प्लेट। इस तरीके से फ्यूज करते हैं और सेल प्लेट बना लेते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली काम कर रहा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सही है, आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वहीं ज़्यादा होंगे जहाँ एनर्जी की नीड ज़्यादा है। अब एनर्जी की नीड ज़्यादा कहाँ पे, स्टमक और लिवर में? आगे बढ़ते हैं, स्टमक और सॉरी मसल और स्टमक में नहीं, हार्ट में। यस, हार्ट जहाँ भी आ गया आंसर ये हो जाएगा, हार्ट और लिवर के अंदर। लिवर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहा है तो वहाँ भी एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आंसर इज ऑप्शन सी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही नहीं है। मसल सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, नर्व सेल के पास भी न्यूक्लियस है, व्हाइट ब्लड सेल इज ऑल्सो न्यूक्लिएटेड, रेड ब्लड सेल जो मेच्योर होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। आंसर इज ऑप्शन डी। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल भी मैंने अक्सर दफ़ा क्लास के अंदर कराया हुआ है। कह रहे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मैमेलियन सेल। पूरा एक चार्ट है, उस चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो वाटर लिखा हुआ है सबसे पहले और फिर उसके बाद लिखा है प्रोटीन। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला ऑप्शन ही उसने क्या दिया, पहला ऑप्शन ही उसने वाटर दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है, वाटर इज नॉट दैट ऑर्गेनिक। सही है, आपका आंसर होगा प्रोटीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको सेल के अंदर प्रोटीन मिलता है स्ट्रक्चर बनाने में, फंक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड मोस्ट एबंडेंट बायो एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अब अगर आप नोट करो इस पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जैक्टली ग्राफ और जो आपकी पिक्चर्स हैं उससे बनाए हुए हैं। ये भी एक पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन है और इसके अंदर आप जब फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब खोलोगे तो आपको मिलेगा कि सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मिलता है, देन कार्बन होता है। सही है, कार्बन इज द सेकेंड एबंडेंट कंपाउंड और आंसर इज ऑप्शन बी। सही है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे लेसिथिन, लेसिथिन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग फॉस्फेटिडिक एसिड विद। अब फॉस्फेटिडिक एसिड क्या होता है, मान के चलते हैं कि ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल के साथ ये दो फैटी एसिड लगे हुए हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है और फॉस्फेट ग्रुप के साथ अगर मैं लगा दूं कोलिन। सही है, तो ये बन गया फॉस्फेटिडाइल कोलिन और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक दिस इज फॉस्फेटिडिक एसिड। तो फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ कोलिन लगा दो तो लेसिथिन बन जाता है। ये आपको लंग्स के अंदर एज अ सर्फेक्टेंट मिलता है, इसे कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन। सही है, एग्जैक्टली इस फॉस्फोलिपिड का नाम है बट इसे लेसिथिन कॉमन नेम के अंदर कहा जा सकता है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। सही है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एनएडी, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो आपको बता रहा है इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है, डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है, दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना रहे होते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। सही है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच वुड बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ अबाउट 142 अमाइनो एसिड। एक प्रोटीन है उसमें 142 अमाइनो एसिड, तो आपको पता है 3 न्यूक्लियोटाइड से एक अमाइनो एसिड डिराइव होता है। तो इसका मतलब है आप 142 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पता लग जाएंगे, दैट इज अराउंड 426। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ये भी आसान सा सवाल है, हमें पता है कि भाई लेट सपोज AUG है, इससे एक आपके पास सिर्फ अमाइनो एसिड आएगा दैट इज मीथियोनिन। ऐसे कितने अमाइनो एसिड है 142, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 426 आ जाएगा इस सवाल के लिए। सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। तमाम मेम्ब्रेन्स के अंदर आपको इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स मिल रही होती हैं। तो फॉस्फोलिपिड इज द मेजर मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड इज द मेजर मॉलिक्यूल। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है नॉन प्रोटीन है बट इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर है।
इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर की बात कर रहा है और नॉन प्रोटीन है, सही है। तो इसका आंसर होगा एक्टिवेटर। ठीक है, एक्टिवेटर इज द राइट आंसर, क्योंकि एक्टिवेटर एक तो इनऑर्गेनिक है, दूसरी बात डिटैचेबल। प्रोस्टैटिक ग्रुप इज नॉट डिटैचेबल, सही है। तो आपके पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हेन इनहिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट एंड ऑल्टर इट्स शेप देन इट इज कॉल्ड। अब होता क्या है, ये एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये इसकी अदर देन एक्टिव साइट है। इसके ऊपर अगर इनहिबिटर बाइंड करेगा ना तो इस एंजाइम की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगर एक्टिव साइट पे बाइंड करे कॉम्पिटिटिव है, सही है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की कहानी आगे जाके आती है। वैसे तो टेक्निकली some book says that it is irreversible, but still exact definition के अंदर it is non-competitive inhibitor, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है cyanides are potent poisons of living organism and can kill inhibiting essential for cellular respiration। अब ये जो आपके पास साइनाइड्स है ना, ये साइनाइड्स जो इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन खासतौर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसके लिए पॉइजन है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 4, दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का इनहिबिटर है। अब जब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ये ब्लॉक करेगा तो आगे आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एटीपी कैसे बन पाएगा? अल्टीमेटली दिस इज वेरी सीरियस कंडीशन। तो साइनाइड जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का इनहिबिटर है। दिस इज एग्जैक्टली द बुक लाइन, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट भी पता है तो आप चीज़ों को लेके चल सकते हो, सही है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ड्यूरिंग फीडबैक एनिमेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व। कौन सा स्ट्रक्चरल पार्ट एंजाइम का इन्वॉल्व होता है फीडबैक एनिमेशन के अंदर? अब फीडबैक एनिमेशन के अंदर क्या होता है, सही है। अब लेट सपोज मुझे बनाना है सी, पहले ए से बनेगा बी से बनेगा सी, और ए से बी में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए E1, बी से सी में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए E2। अब लेट सपोज मैं ए से बी बना रहा हूँ, बी से सी बना रहा हूँ। अगर सी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि सी और बने, तो होगा ये कि सी जाके E1 एंजाइम को इनहिबिट करेगा। तो वो नॉर्मली जो है ना वो आपके पास एलोस्टेरिक साइट के ऊपर कर रहा होता है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर आपके पास हो जाएगा एलोस्टेरिक साइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट नीड अ कोफैक्टर। कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं है। हेक्सोकाइनेज को कोफैक्टर की ज़रूरत है, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज को बिल्कुल है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को बिल्कुल है, पैप्सिन को नहीं है। पैप्सिन ज़ाइमोजिन की फॉर्म में निकलता है, पैप्सिनोजिन की फॉर्म में निकलता है, उसको एक्टिवेट करवाया जाता है, उसको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं है। आंसर इज ऑप्शन बी, सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ अनदर मॉलिक्यूल हैविंग शेप वेरी सिमिलर टू एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड टू इट्स एक्टिव साइट। तो अगर एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर गया, दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तो इनहिबिट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मायोफिब्रिल्स विद इन द मसल फाइबर कंटेन थिक एंड थिन फिलामेंट मेड अप ऑफ रिस्पेक्टिवली एंड डैश रिस्पेक्टिवली। किससे मिलके बने? थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायोसिन एंड थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन, सही है। तो आंसर हो गया मायोसिन एंड एक्टिन, सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आपसे कह रहा है वर्टिब्री ऑफ द नेक। नेक की वर्टिब्रीज को सर्वाइकल वर्टिब्रीज कहते हैं, सही है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री इज द राइट आंसर। कॉक्सिजियल टेल के अंदर मिलेगी, सैक्रल भी टेल के अंदर है, लंबर आपको एब्डोमिनल रीजन में मिलेगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच वर्टिब्री टुगेदर आर कॉल्ड पेल्विक वर्टिब्री। पेल्विक वर्टिब्री कौन मिलती है? जो पेल्विस में मिलेगी। पेल्विस में नीचे कौन सी होती है? पहले तो सैक्रम होती है और फिर कॉक्सिस होती है, कॉक्सिस एंड सैक्रम, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन अबाउट स्पाइनल नर्व इज। स्पाइनल नर्व के बारे में करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है, सही है। वैसे ये करेक्ट नहीं होना चाहिए, ये इनकरेक्ट होना चाहिए, सही है। इनकरेक्ट ऑप्शन आपने बताना है। तो कह रहा है मोस्टली मिक्स नर्व। मोस्टली क्या? तमाम मिक्स नर्व, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल मिक्स नर्व, सही है। फिर कह रहा है डॉर्सल रूट कंटेन सेंसरी न्यूरॉन, बिल्कुल सही है, डीपीएस से याद किया। डॉर्सल पोस्टीरियर सेंसरी, और वेंट्रल पे क्या होगा? मोटर, सही है। यहाँ पे 31 पेयर्स होती हैं किसकी? आपके पास स्पाइनल नर्व्स की। तो आंसर इज ऑप्शन ए 33 नहीं होती। एग्जैक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन ए बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे,
अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डैश इज समटाइम गिवन बाय इंजेक्शन एज एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन कार्डियक अरेस्ट। जब भी पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट होता है ना तो हम एपिनेफ्रीन लगाते हैं ताकि किसी हद तक कार्डियक रिससिटेशन हो सके। एपिनेफ्रीन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड केमिकल सब्सटेंस, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन। तो डोपामीन इज द राइट आंसर। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच हार्मोन इज केमिकली स्टीरॉइड। बहुत सिंपल से सवाल है। थायरॉक्सिन अमाइनो एसिड डेराइव्ड। एडीएच की अगर मैं बात करता हूँ तो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, अगेन ये भी स्टीरॉइड नहीं हो सकता। कॉर्टिसोन इज द राइट आंसर, क्योंकि कॉर्टिसोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा होता है एंड दिस इज द राइट थिंग। सही है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय वैरायटी ऑफ सेल्स ऑल ओवर द बॉडी। तमाम बॉडी के सेल्स वो हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसे आप लोकल हार्मोन भी कह सकते हो। और लोकल हार्मोन का जो लफ्ज है ना, बॉडी के तमाम सेल्स जब भी इंजरी होती है तो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। सही है, प्रोस्टाग्लैंडिन इज द राइट आंसर। शाह भाई 48 एंड देन नाउ गोइंग टू 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन में कह रहा है विच ब्रेन पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बॉडी कोऑर्डिनेशन। बॉडी के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो कौन करवाता है? सेरिबेलम करवाता है। आसान सवाल। कह रहा है द ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीशन ड्यूरिंग oogenesis इज स्टिमुलेटेड बाय। आपको पता है कि एफएसएच आता है और फॉलिकल को ग्रो करवाता है। जब ये फॉलिकल को ग्रो करवाता है तो फॉलिकल के अराउंड सेल्स होते हैं जिन्हें आप कहते हो ग्रेन्युलोसा सेल्स, ये ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। सही है, तो बेसिकली काम किसका? एफएसएच हार्मोन का। आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन मेल्स इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय। सर्टोली सेल प्रोड्यूस करते हैं, सर्टोली सेल। आपके पास इंटरस्टिशियल सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल आपके पास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं टेस्टोस्टेरोन। आगे बढ़ते हैं। सही है, कह रहा है विद इन द क्रोमोसोम ईच क्रोमैटिड कंटेन डैश डीएनए मॉलिक्यूल। तो आपके पास एक क्रोमैटिड के अंदर एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। सही है, ये बहुत आसान सी बात है। आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मॉडिफिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेसिक पेंटाडेक्टाइल लिम्ब स्ट्रक्चर फाउंड इन वर्टिब्रेट प्रोवाइड गुड एविडेंस फॉर द प्रिंसिपल ऑफ। देखो पेंटाडेक्टाइल का मतलब ये कि 5 उंगलियां। अब 5 उंगलियां जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है उनके अंदर आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, बट उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी 5 उंगलियां पकड़ने के काम आएंगी, वेल की तैरने के काम आएंगी, तो स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। तो ये क्या शो करता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, यानी कि एक स्पीशी था वो सबका पेरेंट था और उससे बहुत सारे स्पीशी जो है इवॉल्व हुए। तो इसी को आप एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है रेडिएट करना, बाहर की तरफ निकलना। तो एडेप्टिव रेडिएशन वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं होगा क्योंकि वो यूज एंड डिसयूज पे चले जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होगा और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी नहीं होगा। डाइवर्जेंट होता तो फिर वो आंसर बन सकता था। आंसर इज ऑप्शन ए। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर इन विच एबनॉर्मली थिक म्यूकस इज प्रोड्यूस इन द लंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। थिक म्यूकस बनता है क्योंकि एक जीन में CFTR जीन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है एंड दिस इज द सिस्टिक फाइब्रोसिस। एम्फाइसेमा के अंदर क्या होता है? जो एल्वोलाई की वॉल होती है उसकी इलास्टिसिटी डैमेज हो जाती है। लंग कैंसर के अंदर तो बेसिकली मैलिग्नेंट सेल्स बनेंगे। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपको पता है कि एक प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर जिसे कहते हैं फोटोलिसिस, और इस फोटोलिसिस के अंदर ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। और ये फोटोलिसिस किसकी होती है? वाटर की होती है। तो आंसर इज वाटर। वाटर से ऑक्सीजन आ रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, फंसाने के लिए। कह रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब अगर यहाँ से आप देखो तो कह रहे हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड यीस्ट। फॉरन बच्चे टिक लगाएंगे इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये बड़ा अच्छा डिस्ट्रैक्टर है। ग्लाइकोलिसिस चाहे किसी के अंदर भी हो, एंड प्रोडक्ट क्या होगी? पायरुवेट। आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज अगेंस्ट विच इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन डेवलप्ड वाज। भाई सबसे पहले किस इन्फेक्शियस डिजीज के खिलाफ प्रिवेंशन की गई थी? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ की गई थी। स्मॉल पॉक्स इज अ वायरल इन्फेक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है डैश इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय वायरॉइड। एक इन्फेक्शन है जो वायरॉइड की वजह से होता है एंड दैट इज हेपेटाइटिस डी। ठीक है, हेपेटाइटिस डी। आगे बढ़ेंगे, आसान सवाल आते हैं, मुश्किल नहीं है। कह रहे हैं न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस का क्या मतलब है? यानी कि वो आप
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कमज़ोर देखते हैं ना, तब आप पे हमला करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस वो डिजीज होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस तब हमला करते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम होती है। तो एड्स के पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि आपके पास हेल्पर टी सेल की क्वांटिटी कम होने लगती है। सो एड्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली बुक की लाइन है, कह रहा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा इंटरफेरॉन एंड राइबाविरिन। राइबाविरिन और अल्फा इंटरफेरॉन किसके ट्रीटमेंट के लिए दे, तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी के लिए दे रहे होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली बुक लाइन है, सही है। फिर आगे कह रहा है सिस्ट आर नॉट रेजिस्टेंट टू। सिस्ट किसको रेजिस्ट नहीं करती, हीट को, जबकि स्पोर कर लेता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, वो बैक्टीरिया जो स्पोर बना रहे हैं वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जबकि जो सिस्ट बना रहे हैं वो हीट रेजिस्टेंट नहीं होते। फिर अब आगे अगले क्वेश्चन में कहता है इन विच फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ दे डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट। एक्सपोनेंशियल रेट का मतलब ये है कि लेट सपोज बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, तो ये कौन सा फेज होता है, लॉग फेज होता है। लॉग फेज के अंदर, लॉग फेज इज बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव फेज। आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। आगे कह रहा है सिलेक्ट अ मेथड विच कॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी वजह से केमिकली आपके बैक्टीरियल सेल को ऑक्सीडाइजेशन का सामना करना पड़ता है। केमिकल मेथड होगा स्टीम, फिल्टरेशन तो एक फिजिकल मेथड है, सही है। रेडिएशन नहीं होगा, स्टीम भी नहीं होगा, ड्राई हीट इज द राइट आंसर, क्योंकि आप ड्राई हीट में हीट दे रहे होते हो एंड अल्टीमेटली दिस लीड्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड कह रहा है हाउ डज कीमोसिंथेसिस, ठीक है, हाउ डज कीमोसिंथेसिस डिफर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या फ़र्क है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हो और कीमोसिंथेसिस के अंदर आप केमिकल सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करते हो तो सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आसान सवाल है, इतना मुश्किल नहीं था। आगे कह रहा है अगला सवाल थोड़ा सा अजीब सा इन्होंने दिया हुआ है बट स्टिल कह रहा है विच वन इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द मूड ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन के मूड के हिसाब से कौन इसमें से डिफरेंटली मूव करता है। अमीबा, अमीबा आपको पता है इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। पैरामीशियम, पैरामीशियम के ऊपर ना इस तरीके से सीलिया होते हैं। तो वैसे तो आपका आंसर यही आ गया क्योंकि फॉर्म्स एंड रेडियोलैरियंस ये हमें नहीं भी पता हो तब भी हमें पैरामीशियम का पता होता है, हम सवाल कर लेते हैं, सही है। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन बी, पैरामीशियम। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं एस्पेरजिलोसिस इज अ फंगल इन्फेक्शन एंड अकर इन। एस्पेरजिलोसिस भी उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, सीवियर किस्म का। तो आंसर इज एड्स पेशेंट, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं सेलेक्ट अ सेसाइल जू फ्लैजिलेट। जू फ्लैजिलेट जो कि सेसाइल हो, मूव ना कर सके, वो कौन सा होगा, क्वानो फ्लैजिलेट होता है। एग्जैक्टली फेडरल बोर्ड की लाइन है, सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मेनी एक्सपेल लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाय स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। लेट्स सपोज ये मैं बना रहा हूँ एक अमीबा और अमीबा के अंदर ये बड़ा सा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जिसके अंदर ये वाटर को स्टोर करता है और फिर एक्सपेल आउट करता है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अमीबा का ताल्लुक प्रोटोजोआ से है, तो आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा आर ग्रीन एल्जी, सही है। ग्रीन एल्जी को आप प्लांट के क्लोज कहते हो बट ये प्लांट के किस रिस्पेक्टिव में रिजेंबल नहीं करती, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से प्लांट से रिजेंबल नहीं करती। क्लोरोफिल ए बी दोनों मिलता है आपको, स्टार्च भी एज अ स्टोर्ड फूड इस्तेमाल हो रहा होता है और सेलुलोज की सेल वॉल होती है, बट यहाँ पे मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं है, सही। तो आंसर इज ऑप्शन डी, एग्जैक्टली बुक की लाइन से। कह रहा है ए सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई। तो ए सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, ज़ाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर्स नहीं हो सकते। आगे बढ़ते, कह रहा है विच कैरेक्टरिस्टिक लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ सीड। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से सीड की इवोल्यूशन हुई। तो सीड की इवोल्यूशन होने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं थी, वो रिप्रोडक्टिव सेल की प्रोडक्शन नहीं थी, वो हेटेरोगैमस नहीं थी, हेटेरोस्पोरी, हेटेरोस्पोर्स मतलब डिफरेंट तरह के स्पोर्स बने एंड दिस लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ सीड। ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक, पूरी थ्योरी है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, तो अगले सवाल में कह रहा है कौन सा ऐसा प्रोसेस है दैट इज नॉट
रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सीड लीफ की इवोल्यूशन के दौरान क्या प्रोसेस नहीं हुआ था। तो सबसे पहले लीफ में जो आपके मल्टीवीन लीव होते हैं उसके अंदर आपने एक प्लेन के अंदर जो है वो उनको अरेंज किया था, प्लेनेशन कह लो इसको, और फिर इनके दरमियान वेबिंग करवाई थी। इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो टिश्यू से फिल किया था, और सम बुक्स सेज देन ओवर टॉपिंग भी हुई थी। ओवर टॉपिंग का मतलब है कि आपने वेन्स के ऊपर जो है वो टिश्यू ग्रो करवा दिया। क्या नहीं हुआ था? हेटेरोस्पोरी नहीं होती। तो हेटेरोस्पोरी सीड की डेवलपमेंट में है, यहाँ नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एडेप्टिंग प्लांट, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वही प्लांट होता है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रक्चर्स और सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती हैं। तो एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, दे आर द वन जिनके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है? कह रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटोनेफ्रीडियल ट्यूब्स। प्रोटोनेफ्रीडिया कहाँ मिलेंगे? बहुत आसान है, प्लाटियल मेंथस के अंदर मिलते हैं। सही है, तो आंसर आपका ऑप्शन सी यही हो गया। देखो क्वेश्चंस बहुत आसान है, दे आर वेरी इजी। अगर आप चीज़ों को अच्छे मैनर के अंदर लेकर चलते हो तो इट्स वेरी इजी। सही है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डायरेक्टली परफॉर्म बाय ओवरीज। ओवरीज डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करती। प्रोजेस्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है कॉर्पस लूटियम के जरिए, ईस्ट्रोजन डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है, ओव्यूलेशन डायरेक्टली होती है। क्या नहीं होता? HCG प्रोडक्शन नहीं होती, क्योंकि वो एम्ब्रियो से हो रही होती है। तो आंसर इस ऑप्शन डी है। हालांकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो कह सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं कह सकते। कह रहा है पर्सन हैविंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एट 21। तो ये ट्राइसोमी 21 की बात कर रहा है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? आपके पास ये होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर में XXY होता है। सही है, कैंसर इज समथिंग डिफरेंट, टर्नर सिंड्रोम इज समथिंग डिफरेंट। तो डाउन सिंड्रोम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ चेंज इन न्यूक्लियोटाइड, यहीं से आपको पता चल गया सीक्वेंस ऑफ जीन विच मे रिजल्ट इन एन ऑल्टर्ड पॉलीपेप्टाइड। जीन के अंदर चेंज आ रहा है, दिस इज म्यूटेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी आसान है। कह रहा है एरिथ्रोब्लास्टासिस फीटालिस कब होता है? जब मदर RH नेगेटिव और फादर क्या हो? भाई देखो, अगर मदर RH नेगेटिव है, स्मॉल टी है, और फादर भी RH नेगेटिव है, तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन अगर फादर RH पॉजिटिव है, यानी कि कैपिटल डी है या कैपिटल D स्मॉल टी है, तब मसला खड़ा होता है। एंड फादर RH पॉजिटिव होगा तभी मसला होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सही है, अगला सवाल भी बहुत आसान है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अफेक्टेड फादर टू ओनली सन। फादर से सन में ही जा सकता है, तो फादर से सन में सिर्फ Y क्रोमोसोम जाता है, तो Y लिंक जा सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये सवाल ना आपसे बहुत आसान पूछ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा उसने कॉम्प्लेक्स किया है। कह रहा है इन ड्रोसोफिला विच ऑफ द फॉलोइंग जेनिक बैलेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्टाइल फीमेल। अच्छा, ये जो एग्जैक्ट सवाल है ना, ये जो एग्जैक्टली सवाल है, ये इन्होंने बनाया है उस पार्ट से जहाँ पे फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जेनेटिक बैलेंस ऑफ क्रोमोसोम को डिस्कस किया गया है। तो याद रखना, नॉर्मली फीमेल XX होती है, तब ड्रोसोफिला के अंदर फीमेल होती है। सही है, बट अगर हम जेनिक बैलेंस को देखें तो जब XXY होगी देन इट ऑल्सो लीड्स टू दी नॉर्मल फीमेल। सो आंसर इज ऑप्शन ए। XY जो है वो मेल होता है, मेल होता है। तो आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन ए। यहाँ पे आके हमारा जो MD-CAT नम्स MD-CAT 2020 का बायोलॉजी का पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। और इस पूरी वीडियो के अंदर हमने डिटेल के अंदर तमाम क्वेश्चंस को देखा है। आई होप कि ये तमाम क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।